हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है सिविल स्पॉटलाइट में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिज़ाइन मेथड्स लाइक WSM एंड LSM और ये है लेक्चर 1 पार्ट 3। तो बिफोर बिगिनिंग वो ये एक पुराना घिसा पिटा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ पीयूष शर्मा एंड आई एम हियर टू गाइड यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। अभी तक हमने बेसिक्स जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 हैं, मतलब 1 पार्ट का 1 एंड 2, उसमें देख लिया है कि कंक्रीट के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। अब रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट की हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, उनको समझ लिया है और अब वक्त आ गया है उनको यूटिलाइज करके अपने डिज़ाइन मेथड में स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाए। तो सबसे पहले सबसे पुराना और वाइडली यूज्ड, मतलब अपने टाइम पे जब LSM नहीं आया था उससे पहले एक मेथड हुआ था, वो है WSM। अब आपको पता चलेगा कि जब मैं बार बार बोलता था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है उसको जो ढंग से पढ़ता है उसी के हाथ में स्ट्रक्चर एनालिसिस आता है, उसी के हाथ में आप RCC कह सकते हैं और उसी के हाथ में स्टील स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। सो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड डायरेक्टली जो अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थ्योरीज पढ़ी थी उसके बेसिस पे बनाई गई थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी कहते हैं, शॉर्ट में बोलूँ तो WSM। मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहते हैं, इलास्टिक मेथड भी कहते हैं, ये तीनों नाम से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि इसने अज्यूम क्या किया है। इसका सबसे पहला अजम्पशन, ऑब्वियसली हर एक मेथड डिज़ाइन का अपने एक अजम्पशन होगा, इसने अज्यूम किया था कि जो स्टील और कंक्रीट है वो दोनों एक साथ ही एक्ट कर रहे होते हैं। और कई बार मैंने बताया कि कंक्रीट के साथ अपन स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि दोनों का जो अल्फा है यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो टेम्परेचर के अंदर दोनों के अंदर जो होने वाला इलोंगेशन है वो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। इसकी वजह से कोई एडेड स्ट्रेस नहीं आएगा कंपोजिट सिस्टम पे। तो सबसे पहले मॉड्यूलर रेशियो क्यों कहते हैं, हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल्स टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे हो गया है, मतलब अपन ने इसको ऐसे पढ़ा था E1 बाय E2 वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2। याद करो, मैंने आपको एक कंपोजिट सेक्शन पढ़ाया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमने देखा था वो ये था कि टू डिफरेंट मटेरियल्स जब हमने यूज़ किए एज अ वन स्ट्रक्चर, तो हमने उसको या तो एक ही होमोजीनियस सेक्शन में बदला, या जैसे कि स्टील और वुड था तो स्टील और स्टील में कन्वर्ट कर लिया है, वुड और वुड में, तो हम एक M यूज़ करते थे मॉड्यूलर रेशियो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं E2 बाई E1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा क्योंकि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वुड से बड़ी थी। जब कन्वर्शन कर रहे थे तो विड्थ को मॉड्यूलर रेशियो के रेस्पेक्ट में ही डिवाइड कर रहे थे या उससे मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर रहे थे। इवन जो स्ट्रेसेस थे उनके तो अंदर भी अपन ने सिग्मा, जैसे अपन ने यहाँ स्टील में निकाल लिया तो वुड में क्या होगा, सिग्मा ST बाई M। ये वही कंसेप्ट है, इसी को आगे हमने यूटिलाइज करते हुए WSM में यूज़ किया है, जहाँ पे अब हम RCC में यूज़ कर लेंगे। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 5T ज़रूर से एक बार देख लें। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नाउ ये सेम कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे ले आए, यानी कि सबसे पहली थ्योरी रही होगी RCC के केस में, उसके बाद बाकी थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो ऑब्वियस है, मैंने जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया, जब मैं चीख के कहता था फेलियर क्या है, वो क्या फेलियर हम हर बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मानते थे कि हुक्स लॉ, उसके बाद जस्ट बाद नॉन लीनियर रीजन, और फिर उसके बाद जैसे ही आगे गया वो फेलियर, यानी कि यील्ड पॉइंट के आगे जाना फेलियर माना गया था। तो इसी तरीके से इन लोगों ने फेलियर भी क्या माना, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के आगे जाते ही, यानी कि बॉडी के अंदर अगर परमानेंट सेट आ गया तो वो क्या हो गया, फेलियर। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, देखो हर चीज़ का जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और जो पहले हमारे पास यही एक अवेलेबल थ्योरी थी, बाद में और थोड़ी रिसर्च हुई और चीज़ों को बेटर किया गया, तो हम उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि आज की जो थ्योरी है उसको ध्यान में रख के नेगेटिव्स बताए गए हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव था, जो ट्रू स्ट्रेंथ थी ऑफ स्ट्रक्चर इज अननोन एज इलास्टिक लिमिट इज द फेलियर पॉइंट। अगर आपने इलास्टिक लिमिट को फेलियर पॉइंट बोल दिया तो यानी कि बस हम परमानेंट सेट की बात कर रहे हैं। क्या परमानेंट सेट आने से स्ट्रक्चर फेल कर गया है, क्या स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक आ गया है, क्या वो टूट के बिखरने वाला है, आंसर है नहीं। तो वो हमने बहुत ही कंजर्वेटिव फेलियर पॉइंट माना हुआ था। ओके,
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप समझ गए हो कि बहुत ही कंजर्वेटिव फेलियर पॉइंट माना है, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो कैसा हो गया था, अनइकोनॉमिकल। तो अनइकोनॉमिकल होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो कंक्रीट है उसका बहुत सारा पोर्शन यूज़ कर लिया होगा, सिंपल सी बात है। तो हैंस दिस इज़ अनइकोनॉमिकल, और जो कंक्रीट है वो ज़्यादा यूज़ हो गया। तो ये जो पॉइंट था ऊपर जो बता रहा था कि स्ट्रेंथ जो है, ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर इज अननोन, तो क्योंकि हमने ज़्यादा ले लिया तो वो अनइकोनॉमिकल हो गया। अनइकोनॉमिकल कैसे, ज़्यादा कंक्रीट यूज़ हो गया। ओके, अब आके देखते हैं थर्ड पॉइंट। मॉड्यूलर रेशियो अपने आप में एक इमेजिनरी क्वांटिटी, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय कंक्रीट, जो कि अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, जो कि एक होमोजीनियस मटेरियल दो आपस में मिक्स किए गए थे। यहाँ एक कंपोजिट है, कंक्रीट बनाया, 3-4 तरीके की मटेरियल्स को मिला के बनाया गया, और ऊपर से जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, क्रीप के साथ, यानी कि टाइम की जो लोडिंग होती है, लोडिंग बहुत लंबे टाइम तक लगी रहे तो क्रीप इफेक्ट आता है, टेम्परेचर का वेरिएशन है, श्रिंकेज का इफेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें मॉड्यूलर रेशियो के ऊपर ढंग से डिपेंड नहीं करती, या यहाँ कहूँ मॉड्यूलर रेशियो को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से भी ये ड्रॉबैक था इस मेथड का। तो आप कहेंगे सर तो फिर मतलब इस मेथड को इतना वाइडली पहले क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि ये सबसे आसान था फॉर इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड कि क्या किया जाए, और जब आप कोई चीज़ बनाते हो और वो अच्छी टिकती है तो उसके बाद उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं टिल द न्यू रिसर्च वर्क दैट हैज़ बीन डन। तो तब तक WSM वॉज वाइडली यूज्ड, यानी कि जितने भी आपको पुराने कंस्ट्रक्शन मिलेंगे जो ब्रिटिश एरा के हैं इंडिया में, जो USMM वो बोलते हैं हमारे उसका हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है, वो सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं WSM कंसेप्ट पे बनी हुई थी। आगे बीच में एक छोटा सा मेथड आया, उसे कहा गया लोड फैक्टर मेथड। अभी तक आपने कोई फैक्टर नहीं लगाया यहाँ पे, सिंपल जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपने लॉजिक पढ़े थे वही उठाया, लगा दिए, ओके सर आ गई बात समझ में। फिर आपने कही लोड फैक्टर मेथड की। अब लोड फैक्टर मेथड का कंसेप्ट ये है कि आपको, जैसे मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ाया था, वो क्या कहा था कि आपका जो मैक्सिमम लोड है डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। उसी चीज़ को अब यहाँ यूटिलाइज करें। यहाँ कैसे यूटिलाइज करें, देखो लोड कंसेप्ट मेथड यानी कि ऑफ लोड फैक्टर मेथड का ये है कि रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड ऑफ सेक्शन टू वर्किंग लोड, यानी कि एक तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला जो रेशियो है उसको उठा रहे हैं और जो गिवन लोड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 100 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है तो लोड फैक्टर मेथड कहता है कि तुम वो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे मल्टीप्लाई कर दो। से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है तो ये कितना हो गया, 150 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देंगे बिल्डिंग को। तो इसी को कहा गया था लोड फैक्टर्ड मेथड। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि ये इसकी जो डिपेंडेंस है मॉड्यूलर रेशियो अलोन उससे थोड़ी कम हुई। आपने लोड को फैक्टर्ड किया, यानी कि लोड को भी आपने समझने की कोशिश की, सिंपली डायरेक्ट लोड नहीं लगा दिया, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी कंसिडर किया गया। इस वजह से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर बने। बट अगेन जो सर्विसेबिलिटी का कंसेप्ट है वो मिस कर रहा था। सर्विसेबिलिटी का कंसेप्ट एक देखो लोड फैक्टर मेथड में भी मिस कर रहा है और WSM में भी मिस कर रहा है। अब WSM में और लोड फैक्टर मेथड में कैसे मिस कर रहा है ये बताओ सर। देखो सर्विसेबिलिटी का मतलब है किसी बीम का बेंड कर जाना, वो कितना बेंड करे, उसका कोरोशन से बचे रहना, उसकी ड्यूरेबिलिटी होना, ड्यूरेबल होना, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलना। इस बारे में कोई ढंग से बात क्लियरली WSM में नहीं की गई थी, या यूँ कहूँ यहाँ पे भी नहीं की गई थी लोड फैक्टर मेथड में। तो इसी वजह से हमें एक तीसरा और आज की तारीख में वाइडली एक्सेप्टेड और यूज्ड मेथड लाना पड़ा, लिमिट स्टेट मेथड। तो इस मेथड ने क्या किया, चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि लोड के अंदर कैसे वो कोलैप्स विलैप्स हुआ, साथ में इसने टर्म इंट्रोड्यूस की सर्विसेबिलिटी। मतलब सर एक थोड़ा है ना क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, ब्रीफ ब्रीव, तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये देखो मैंने इसको थोड़ा कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी देखते हैं पहले। मैं वर्ड ये एक दो बार अभी ऊपर भी बोल चुका हूँ। क्या है
ये एक तो पहली चीज़ तो ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि कंक्रीट कितने टाइम तक मतलब आरसीसी कितने टाइम तक टिकी रहेगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, डिफ्लेक्शन का मतलब डिफ्लेक्शन अंडर लोड, जो हमने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्रैकिंग, कहीं हमारा कंक्रीट क्रैक ना कर जाए, ये सारी चीज़ें हमने डाली सर्विसेबिलिटी में। यानी कि हम डिज़ाइन के अंदर सर्विसेबिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में। साथ में लिमिट कोलैप्स कैसे कैसे करेगा, अब तक तो आप समझ ही चुके हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमने चीज़ें पढ़ी उसी चीज़ को उठाया। देखो फ्लेक्सुरल यानी कि बेंडिंग मूवमेंट वाला, कंप्रेशन, टेंशन, शियर, टॉर्जन, यही तो वो इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल में। तो वो सारे तो कोलैप्स के अंदर डाल दिए और सर्विसेबिलिटी को भी इंक्लूड कर दिया, और दोनों को इंक्लूड करके फाइनल जो डिज़ाइन रेडी होगा वो ऑब्वियसली दोनों ऊपर मेथड से बेटर होगा। तो इस तरीके से एलएसएम से हमें मिला एक ज़्यादा इकोनॉमिकल और एक बेटर सर्विसेबल स्ट्रक्चर। यानी कि हम कम पैसों में एक बेटर स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं और साथ साथ में उसको ड्यूरेबिलिटी से लेकर उसकी क्रैकिंग तक की सारी चीज़ों को इंश्योर कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ पे हैशटैग देख रहे हैं बहुत सारे, ये क्या है, ये हैशटैग्स बेसिकली आपके कोड में दिए गए क्लॉजेज हैं। तो IS 456 में जो क्लॉजेज दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ हैशटैग करके लिख दिया कि अगर आप बिल्कुल डेप्थ में ही पढ़ना चाहो तो आप देख सकते हो, आपको टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीधे यहाँ से डायरेक्ट उस क्लॉज पे पहुँच जाओ जंप करके। तो ये वो बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको देना था अबाउट WSM, लोड फैक्टर्ड मेथड और LSM। अब आप कहेंगे सर ये तो हटा दो, क्योंकि इसकी खूबियाँ जो लोड फैक्टर मेथड है ये हमने LSM में ले ली। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, इन दोनों को हम थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं इनको थोड़ा सा डेप्थ। ओके, सो WSM का, तो WSM को देखने से पहले एक बार LSM देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। ओके, सो WSM जो है मेरे को लगता है कि फालतू में मैं ज़्यादा ना कराऊँ अभी। तो मैंने WSM को उतना ही रखा है जितना आपकी ज़रूरत है आपको समझने के लिए। मैं डिज़ाइन भी समझाऊंगा WSM से, बट सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना। आज की तारीख में क्वेश्चन आ रहे हैं WSM के, बस पुराने जो क्वेश्चन हैं वही WSM के हैं। तो हम उस पर टाइम वेस्ट ना करके जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर ही ध्यान दिया जाए तो अच्छी बात है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं यहाँ LSM पे लाया हूँ आप लोगों को। और लिमिट स्टेट मेथड को अभी अभी हमने देखा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सर्विसेबिलिटी एंड कोलैप्सिबिलिटी में। तो उसको डिज़ाइन को समझने से पहले मैं मटेरियल को समझ लेता हूँ जो लिमिट स्टेट मेथड में है, वो ज़्यादा बेटर एक वे रहेगा। तो देखिए अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन मटेरियल्स का कि कैसे LSM में चीज़ें फिट करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया डिफरेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मटेरियल स्ट्रेंथ का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं कंक्रीट की बात करने वाला हूँ और स्टील बार्स की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुका है, मैंने अच्छे से समझा दिया है और एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी उसी को याद करते हुए आपको बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ओनली 5% ऑफ द वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो दिस वैल्यू। इसका मतलब 95% वैल्यू इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसको हम कंक्रीट के लिए FCK से डिनोट करते हैं और स्टील के लिए FY से डिनोट करते हैं, 95% वैल्यूज इनसे ऊपर रहेंगी। ये हम देख चुके हैं अच्छे से और समझ भी चुके हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखें, Fe415, M20। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। अब आते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ पे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात की थी, मैंने कभी भी ये नहीं बोला बेटा इसको उठा कर डिज़ाइन कर डालो, ठीक है। तो सबसे पहले डिज़ाइन स्ट्रेंथ पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आई, वो है सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आप समझ रहे हो उस चीज़ को? पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली जो पहले ही बोलता है कि 95% वैल्यू से ऊपर है, मतलब ये अपने आप में कितना लो है, ठीक है। अब इस लो क्वांटिटी यानी कि FCK और FY को उठाया, इसको पहले बनाया हमने सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बनाओ यार।
0.67 FCK आपको यहाँ लिखा लिखा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यही है सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यानी कि FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बनाई और इसको किसी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया, तो 1 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना 0.67। ठीक है, उसको फर्दर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया गया, तब जाके डिजाइन स्ट्रेंथ बनी है। यानी कि 0.67 FCK को डिवाइडेड बाय गामा MC। देखो मेरा गामा ऐसा ही बनता है, मैं बुक वाला नहीं बना पाता हूँ, तो इसलिए मैं इससे कंफ्यूज मत होना, ये त्रिशूल क्या बना दिया भाई, ये गामा ही है, गामा MC। इसकी वैल्यू कोड ने डिसाइड करके हमें बताइए 1.5, तो हमको ले दे के डिजाइन स्ट्रेंथ मिल गई। ये डिजाइन स्ट्रेंथ है। FCK आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बाद जाएंगे पहले सेफ स्ट्रेंथ पे, फिर सेफ स्ट्रेंथ के बाद जाएंगे डिजाइन स्ट्रेंथ पे। ये तरीका है। तो फाइनली हमको मिलता है यहाँ पे 0.45 FCK। अब इसका कोड ने एक ग्राफिकल शेप भी बना के आपको दिया है। फिगर नंबर 21 अपने IS कोड का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर कॉन्क्रीट। ध्यान से देखो, ये वाला कर्व मैंने जब आपको स्टार्ट किया तो FCK का बना के दिया था, बताया था भाई ये पैराबोला है और यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है। फिर इसको करो सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो कितने से डिवाइड करना है, FCK को डिवाइड करना है 1.5 से। रिमेंबर दिस थिंग, FCK has been divided by 1.5 for the first time, it became the safe characteristic strength. So 0.67 FCK. Now design strength, my design strength is 0.67 FCK divided by this gamma MC, यानी कि partial factor of safety for concrete, again that is 1.5 and it became 0.45 FCK. अब आ रही है बात समझ में कि भाई इतनी ज़्यादा कंक्रीट में हम सेफ्टी ले लेते हैं। पहले सेफ बनाया और फिर बनाया उसको डिज़ाइन के लिए एप्लीकेबल। अब स्टील की बात करें, स्टील में भी आपको यहाँ पे सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए, बट स्टील जो है वो बेटर कंट्रोल्ड आउटपुट से निकलता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से, तो यहाँ पे सेफ के लिए 1 ही रहने दो। यानी कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था वो यहाँ पे आपकी सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई इन केस ऑफ स्टील। सीधे यहाँ पे क्या बचेगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वो क्या आ गया, तो गामा MS से डिनोट करा है इसको, S का मतलब स्टील, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.15, वो 1 डिवाइड बाय 1.5 है 0.87 FY। तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो है स्टील के लिए आपको क्या चाहिए, 0.87 FY, और डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट क्या हो गई, 0.45 FCK। तो आप समझ रहे हो कि यार स्टील में थोड़े से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से काम चला रहे हैं हम, इसका मतलब स्टील का जो आउटपुट है वो बहुत बढ़िया है। ये मैं नीचे और एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। और कंक्रीट के केस में इतनी सेफ्टी लगा दी है, इतनी सेफ्टी लगा दी है कि इसका फेल होना बेकार से बेकार कंडीशन में भी फेल हो रहा है, तो समझ जाओ बहुत ही घटिया काम है। दैट इज वाई अगर एक छोटा सा क्रैक भी पड़ता है तो हम कहते हैं नहीं यार काम बहुत बुरा हुआ है, पेपर्स में फोटो छप जाती है, देखो पेवमेंट टूट गया, ये कंक्रीट का पेवमेंट कैसे टूट गया। ये सोचने वाली बात है कि सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और अपने आप में 95% वैल्यू उसको छोड़ चुका है वो, उसके बाद सेफ और उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेंथ तक पहुंचना, कितना सेफ होना चाहिए डिज़ाइन को। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि ये फिगर नंबर 23A या यहाँ कहूँ 23 स्ट्रेस स्ट्रेन रिप्रेजेंटेशन है रीइंफोर्समेंट का। तो जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन और फिर से स्ट्रेट लाइन, तो ये रिप्रेजेंट किया गया है फॉर Fe250 यानी कि माइल्ड स्टील वाले के लिए। तो Fe415 और उससे अबव के लिए तो वही पुराना वाला कंसेप्ट चल रहा है, स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन छोटे से पोर्शन के बाद। तो यहाँ Fy दिख रहा होगा आपको, और फिर यहाँ पे ये क्या मिल गया, डिज़ाइन Fy डिवाइड बाय 1.15 दैट इज 0.87 Fy। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमने स्टील में एक जगह जब मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा रहा था तो मैंने आपको स्ट्रेन इन स्टील बताया था। तो जब लेट मी शो इट टू यू अगेन, तो जो ये वाला कर्व आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर,
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल स्ट्रेन एट प्रूफ पॉइंट कितना होगा, तो वो कुछ इस तरीके से था 0.002 का तो परमानेंट सेट आ गया, प्लस Fy डिवाइड बाई ES, ये हमने कर दिया था। तब उस टाइम पे मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा था। अब आप सोचिए, आपका तब ये करेक्टर ऐसा था Fy, बट अब आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होगा 0.87 Fy, तो यहाँ पे भी 0.87 Fy आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे कोड ने की है कि सिंपल कंसेप्ट को उठाया है एंड अब बताया द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रीइंफोर्समेंट इन सेक्शन एट फेलियर। देख रहे हो एट फेलियर, वही वापस से जब इंडिविजुअल सेक्शन की बात करूंगा, सॉरी इंडिविजुअल स्टील की बात कर रहा हूं, तो वो फेलियर ही है, वो ईल्ड की वजह से आ रहा है। पर जब बहुत सारे हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, उन डेटा में से हम 95% वाले सिस्टम को उठाते हैं, वो बन जाता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो फेलियर वाला पोर्शन को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ कि आपका स्ट्रेन जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये देखो मैंने ये बनाया हुआ है, नॉट लेस देन, वापस से बार बार नॉट लेस देन, या तो नॉट लेस देन लिख दो या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.002, इतना तो आपको परमानेंट स्ट्रेन आना ही है परमानेंट सेट की वजह से, प्लस 0.87 Fy बाई ES। अब 0.87 क्यों हो गया यहाँ पे, 0.87 इसलिए हो गया क्योंकि सर हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है वो Fy डिवाइड बाई 1.15 है, और आई कैन से 0.87 Fy है। So this is how things work in here. तो एक जो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलेगा और आपके दिमाग में भी अराइज होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए इतनी हाई है यार और स्टील के लिए इतनी कम क्यों है। बिकॉज कंक्रीट इज मेड ऑन साइट एंड कैन हैव लार्ज वेरिएशन। कंक्रीट हम साइट पे बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं, लेबर्स बनाते हैं, लेबर्स के ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, इंजीनियर्स नहीं होते हैं। एंड ऑफ द डे जो कंक्रीट का काम है, एक वर्क ऐसे ही होता है, ऑन साइट होता है, जहाँ क्वालिटी कंट्रोल जो है उस पर इतना बस नहीं चलता है जितना हम एक फैक्ट्री या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर सकते हैं। तो उन वेरिएशंस को देखते हुए इतनी ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कंक्रीट को दी गई है, हेंस बेटर टू बी ऑन सेफर साइड। ओके, whereas steel are manufactured in plants where more control over variation can be easily managed। इसीलिए स्टील के अंदर क्या है आपका 0.87 Fy है। अब हमने ये देख लिया कि हाँ LSM में कंक्रीट के क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्टील की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं डिजाइन के लिए। अब लोड की बात करते हैं। ये लोड, ये तो हो गया हमारे स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात, सिग्मा से, ठीक है। अब मैं लोड की बात कर रहा हूं, यानी कि एक्सटर्नल इफेक्ट। तो एक्सटर्नल इफेक्ट लोड ही तो है, तो लोड है। तो इन्होंने उसको भी अलग तरीके से डिफाइन किया, इन्होंने उसको भी नाम दे दिया करेक्टरिस्टिक लोड। मतलब the values of load that has 95% probability that this value will be exceeded only in 5% cases। मतलब सीधी सीधी बात है, आपको कुछ समझ नहीं आया ना ये बढ़िया अंग्रेजी वाले में, तो यहाँ मैंने लिख दिया ओनली 5% केसेज अबव करेक्टरिस्टिक लोड। वो जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था उसमें कह रहे थे 95% वैल्यू जो ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि हम सेफर साइड में रहना चाहते थे, ठीक है। अब लोड के केस में भी तुम सेफ रहना चाहते हो, तो तुम ये कहोगे कि 95% वैल्यू ये लोड का जो करेक्टरिस्टिक पॉइंटर से नीचे आ जाए। हमारे 95% जो केसेस हैं लोड के, जितने भी एग्जिस्ट करेंगे उसकी लाइफ टाइम में, वो उस लाइन के नीचे रहें, तो मैं कहूँगा हाँ मैक्सिमम टाइम जो डिज़ाइन लोड है वो यही रहने वाला है। तो यही काम है करेक्टरिस्टिक लोड का। सेम डेफिनेशन बट द एप्लीकेशन इट बिट डिफरेंट। हम लोड चाहते कि मैक्सिमम लगे, स्ट्रेंथ हम चाहेंगे कि यार मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ कम से कम स्ट्रेंथ है, और लोड को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं मानूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोड है। तो ओनली 5% केसेस जो हैं इस करेक्टरिस्टिक लोड से ऊपर होगा, और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में सिर्फ 5% उससे कम होंगे, ठीक है। तो वही करेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट उठा के यहाँ करेक्टरिस्टिक लोड लगा दिया। ठीक है भाई, करेक्टरिस्टिक लोड लगा दिया, मन भर जाएगा क्या हम लोगों का? नहीं, अब इसको सेफ भी तो बनाएंगे, ठीक है बनाओ। तो डिजाइन लोड क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको गामा एफ से हम डिनोट करते हैं। गामा एफ अगेन 1.5 फॉर LSM,
वैसे इसकी एक प्रॉपर एक टेबल है, अगर आपको कुछ ना स्पेसिफिकली दिया हो तो कम से कम LSM के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। वो टेबल मैं नीचे अच्छे से दिखाता भी हूँ आप लोगों को, बट ये बात ध्यान रखना अगर कुछ ना गिवन हो तो 1.5 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना। अच्छा, कैन बी टेकन इफ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड इज नॉट मेंशन और नो इंफॉर्मेशन अबाउट लोड इज प्रोवाइडेड। जो मैंने बात बोली वही मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब आते हैं कि वो टेबल जो IS कोड ने, IS 456 ने दी हुई है वो क्या है। लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आप एक बार सुन लोगे ना, इसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इसको मेरे सुनने के बाद इस टेबल को अपने हाथ से ड्रॉ करना और ये सारी वैल्यूज़ लिख देना, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे DL जो है वो डेड लोड है। पहले एक बार दिखा देता हूँ आपको DL क्या है, LL क्या है ना। DL मतलब डेड लोड, डेड लोड मतलब लोड ड्यू टू वेट ऑफ स्ट्रक्चर। ये मतलब वो लोड है जो हम हिला ही नहीं सकते। कॉन्क्रीट का अपना वेट होने वाला है, स्टील का अपना वेट होने वाला है, ये तो स्ट्रक्चर को उठाना ही पड़ेगा ना। लाइव लोड क्या है, ऊपर से ट्रक गुजर गया, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, आप में चल के जा रहे हैं, कोई साइकिल जा रही है, कुछ भी जा रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइव लोड। साथ साथ में WL यानी कि विंड लोड, विंड लोड लग सकता है, हवा की वजह से जो लोड आएगा। साथ में अर्थक्वेक आते रहते हैं, कहीं पे बहुत टाइम बाद आते हैं, तो उसका लोड भी लेना चाहिए। तो उसको मैं EQ से डिनोट कर रहा हूँ, समझ जाओ, अर्थक्वेक लोड की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो लाइन बताई है मैंने, ये बाद में देखेंगे, पहले ये वाली इसके नीचे से हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार हम ऊपर चल के देख लेते हैं। ठीक है सर, कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी की बात हुई, तो यहाँ डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तीनों दोनों तरफ एक ही चीज़ लिखी हुई है। सो डेड लोड और लाइव लोड किसी स्ट्रक्चर पे लग रहा है, यानी कि उसके ऊपर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो डैश खींचा हुआ है। तो डेड लोड को और लाइव लोड को कितने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करूंगा सर? 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, डेड लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं लगते हैं, कोई ना कोई एक लगेगा। तो डेड लोड या तो विंड लोड या तो अर्थक्वेक लोड, लाइव लोड भी नहीं है, तो आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 बट अगर सर डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, या तो उस पर विंड लोड लगे या उस पर अर्थक्वेक लोड लगे, तो आप किस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करोगे? 1.2 1.2 1.2। आ रही है बात समझ में? जबकि जो सर्विसिबिलिटी है, यानी कि डिफ्लेक्शन, क्रैक, अपना ड्यूरेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगी? जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे सर्विसिबिलिटी के लिए, इसका न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा तब और क्लियर होगा। तो जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड है, इसको 1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ जो सर आपने लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया हुआ था, डिज़ाइन लोड, वो सर्विसिबिलिटी के लिए 1 हो गया है। आ रही है बात समझ में? ये है। तो डेड लोड और लाइव लोड को मल्टीप्लाई बाय 1 करना। अगर डेड लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड कंसिडर कर रहे हो तो अगेन 1 कंसिडर करना है डेड लोड के लिए, ये लाइव लोड नहीं है, ये यहाँ आएगा। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज हियर 1.0। ओके, एंड अगर तीनों हो जाए, डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, तो डेड लोड को तो 1.0 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि फैक्टर 1, बट जो लाइव लोड है उसको 0.8 से, और जो विंड लोड है उसको 0.8 से, या कहूँ अर्थक्वेक लोड को 0.8 से। तो अब एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने ये विंड लोड या और अर्थक्वेक लोड क्यों बोला? अब आओ इसके लिए नीचे देखो, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ कंसिडर नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में अर्थक्वेक ऐसा नहीं कि आते ही रहते हैं, वो आते हैं बट बहुत रेयरली आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब अर्थक्वेक आ रहा हो उस टाइम पे विंड का उतनी हाई प्रेशर इंटेंसिटी हो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो हो ही सकता है ना, विंड भी चल रही है अर्थक्वेक भी आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इस बात को डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, बट हमें अपना स्ट्रक्चर इकोनॉमिक भी रखना है। इस बात को भी समझ रहे हो? तो हमें अपने स्ट्रक्चर इकोनॉमिक भी रखना है, इसीलिए या तो हम विंड लोड लेंगे या अर्थक्वेक लोड लेंगे। तो सर इन दोनों में से कौन सा लें? अब ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि यार सर विंड लोड लूँ, अर्थक्वेक लोड लूँ। देखो, आपको विंड लोड की, अर्थक्वेक लोड की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है।
जो लोड बड़ा हो उसको कंसिडर करो, जैसे कि रिप्लेस WL बाई EQ, मतलब विंड लोड को अर्थक्वेक लोड से रिप्लेस कर दो अगर विंड लोड कम है, अर्थक्वेक लोड ज़्यादा है, और अगर विंड लोड ज़्यादा है तो विंड लोड को कंसिडर कर लो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कोड में मिल जाता, बट आई थॉट यहीं लिख देता हूँ, तो आप अपने हैंड से लिखेंगे तो याद तो रहेगा। अब आप 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, वो 0.9 कब होगा, इज यूज्ड विद डेड लोड इन केस ऑफ स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल। अब ये वाली चीज़ें कहाँ पढ़ोगे सर, ये वाली चीज़ पढ़ोगे आप रिटेनिंग वॉल में। रिटेनिंग वॉल जो होती है, जो इधर सॉइल वगैरह रिटेन करती है ना, उसका प्रेशर होता है, तो इनके ऊपर क्या होता है, इस सॉइल के प्रेशर की वजह से वो ओवरटर्न कर सकती है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करेंगे, 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर, बस इस चीज़ को लिख लेना, एटलीस्ट ये आता है, इससे कोई यूज़ नहीं होता है न्यूमेरिकल में, बस ये टिक मार्क करने का काम आता है, ये एज इट इज़ मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर। तो ये वो इम्पॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद करनी ही है हर हाल में, ये आपके हर पार्ट में, चाहे आप सब्जेक्टिव करो ऑब्जेक्टिव करो, बड़ा काम आएगी। तो ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाई है कि आप लिखेंगे तो अपने हाथ से बेटर रहेगी। अब आओ नीचे चलते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विच इज द वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन, जो हमने ऊपर देखा ना, हमें डेड लोड दे दिया 50, लाइव लोड दे दिया 40, विंड लोड दे दिया 30 एंड अर्थक्वेक लोड दे 25। पहली चीज़ तो अर्थक्वेक और विंड लोड आपस में एग्जैक्ट नहीं एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उनको कंसिडर करूंगा। मैक्सिमम कौन सा है, 30, तो मैक्सिमम वाला है 30। अब आ जाओ डेड लोड लाइव लोड को कंसिडर करते हैं। सर डेड लोड लाइव लोड दोनों को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, अभी अभी देखा टेबल में, तो 50 + 40 × 1.5 135, ठीक है सर। डेड लोड और विंड लोड के कॉम्बिनेशन को अगेन 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया सर, आई गॉट 120, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट, डेड लोड लाइव लोड और विंड लोड के कॉम्बिनेशन को 1.2 इंटू डेड लोड लाइव लोड विंड लोड, तो 1.2 इंटू 50 + 40 + 30 इट बिकम्स 144। तो हमारा डिजाइन लोड क्या हो गया, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है सर, 144 है, तो हमारा डिजाइन लोड हो जाएगा 144, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इसके अकॉर्डिंग अब हम डिज़ाइन करेंगे। आप बोलोगे सर यार हमेशा ही जब भी आप डेड लोड लाइव लोड रखोगे ना, तो हमेशा ही ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा आएगा। हाँ आएगा, बट आपको हमेशा लोड कॉम्बिनेशंस चेक करने हैं, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि मैक्सिमम है, क्रिटिकल है। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आए, पर ऐसा नहीं, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी भी हो जाती हैं जिनमें ये 1.5 का मल्टीप्लायर इन दोनों के साथ ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से अगर मैंने यहाँ विंड लोड की जगह 30 की जगह इंस्टेड हमने इसको रख दिया होता 20, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया होता 20 भी हो, 10 कर दो, एक काम करो, तो 50 × 40 50 + 40 = 90 + 10 कितना हुआ 100, 100 × 1.2 इज 120। तो अब बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा हुआ, डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन क्रिटिकल हो गया। सो इस तरीके से ये जो 1.5 का मल्टीप्लायर है ना, कभी कभी ये भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, यही मत सोचना कि यही हमेशा क्रिटिकल होगा, ये इसका एग्जाम्पल भी है, तो मैं आपको ये चीज़ भी स्पेशली बता रहा हूँ। तो आप तो लिख लेना 10 करके क्वेश्चन में लिख लेना, उससे अपने आप को बता लेना कि ये भी क्रिटिकल हो सकता है। ओके, तो अभी तक मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया आपको समझाने के लिए, वो ये था कि सबसे पहले मेथड्स ऑफ जो ये डिज़ाइन है इनको पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैंने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किए क्योंकि LSM बहुत अच्छे से हमें यूज़ करना है आगे, तो उसको थोड़ा सा और इन डिटेल इंट्रोड्यूस किया, बट अभी भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब मैं आता हूँ इन दोनों को कंपेयर करने, आपको एक कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द कंपैरिजन ऑफ WSM एंड LSM। तो मैंने सोचा कि इसको भी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड थ्योरी कंपेयर किया जाए, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे दूर हो जाएं कि WSM को छोड़ के हम LSM पे क्यों आए हैं। तो सबसे पहले मटेरियल उठाओ कंक्रीट में, WSM और LSM के लिए कंक्रीट का मटेरियल उठाया। अच्छा, स्ट्रेस फैक्टर सेफ्टी क्या था, यानी कि
फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में क्या था, सीधे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानो अपॉन अलाउएबल स्ट्रेंथ, यही तो हमने पढ़ा था, यही सर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। बट यहाँ पे कॉन्क्रीट के केस में दिस इज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्ट्रेस, करेक्ट। एंड हमारा जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसे निकालते हैं ना, देखो मैक्सिमम लोड अपॉन वर्किंग लोड, यही करते हैं। तो मैं वही काम करके पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है। हमारा डिज़ाइन लोड कितना है सर, 0.45 एफसी के LSM के केस में। करेक्टरिस्टिक कितना लिया था FC के, तो हमने FC को कितने टाइम सेव कर दिया, 2.22 टाइम सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और अलाउएबल स्ट्रेंथ, ये मैं आपको एक टेबल दी हुई है हमारे IS 456 में, उसके थ्रू दिखाता हूँ। वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो टेबल कुछ इस तरीके से, और ये है टेबल नंबर 21 IS 456 के अंदर है। इसके अंदर आप M20 को देखो, तो बेंडिंग के अंदर जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होगा कंप्रेशन में, वो 7 दिया हुआ है, और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है 20, तो मैं लूँगा 20 डिवाइडेड बाय 7। 25 की बात करो तो 25 लेना कितना, 8.5, 8.5, 30 के केस में 10 लेना है, तो 30 डिवाइडेड बाय 10। तो इसी टेबल को यूज़ करके मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रही होगी। तो 15 डिवाइडेड बाय 5, M15 के लिए 20/7, M30 के लिए 30/7, 3 2.863 अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ना ओवरऑल, तो वो 3 के आसपास मिलेगा आपको। जबकि स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के अंदर मुझे यहाँ क्या मिला, FCK डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेस 2.22 आपका हो गया। अरे सर आप तो कह रहे थे कंक्रीट वो जो LSM है वो ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा रुको दिखाते हैं आगे कैसे। पहले तो कंक्रीट को देख लिया, ठीक है सर। अब लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, कोई लोड फैक्टर सेफ्टी नहीं बनाया था। यहाँ पे तो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपका था इन जनरल, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो 1.5 तो लेके ही चलो यार, यही तो मैंने बोला था। कुछ नहीं होगा तो डेड लोड तो पक्का होगा, ये बात तो मानते हो। और डेड लोड होगा सिर्फ और लाइव लोड 0 होगा, तो यार 1.5 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, 1.5 तो हर हाल में आ ही गया, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, लोड फैक्टर सेफ्टी को। अब आओ दोनों के इस पार्ट में, आपने पहले मटेरियल की स्ट्रेंथ देख ली, लोड के ऊपर लगने वाला फैक्टर देख लिया, तो ओवरऑल फैक्टर कितना हुआ WSM के लिए हो गया 3/1, और यहाँ पे LSM के लिए हो गया 2.22 × 1.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 3.33, यानी कि WSM में जो चीज़ 3 थी, ओवरऑल स्ट्रेस का कंसेप्ट हमारे LSM में हो गया 3.33 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस में लोड और स्ट्रेंथ को कंसिडर करके मिलता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, और LSM में मिलता है 3.33। आई बात समझ में। अब स्टील की बात करते हैं। स्टील में WSM इधर है, LSM ये रहा। LSM में वही हमें 1.15 पता है सर, ओके। यहाँ पे अगेन जो वेल नोन है, गिवन है, उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। 250/140 बिकम्स 1.80, 1.80 के आसपास है। तो यहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.80, यहाँ स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15, कम है। बट लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है यहाँ पे WSM में 1, यहाँ क्या है 1.5, मल्टीप्लाई कर दो 1.15 × 1.5, 1.725, दिस इज 1.8। तो स्टील के केस में वी आर अप्रोक्सीमेटली नियर टू ईच अदर एंड स्टील इज ऑन मोर सेफर साइड इन WSM। दैट्स व्हाई आई वाज स्टेटिंग इन द अपर स्टेटमेंट कि यार थोड़ी सी स्टील जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इन दिस केस, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए बैठा है आफ्टर लोड कंसिडरेशन इट इज़ 1.725, हियर इट इज़ 1.80। अब दूसरा आपको जो झटका लगने वाला है स्टील के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमने अब देख लिया कि हाँ भाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 3 है, स्टील का 1.8, इधर 3.33 है, साथ में 1.725 है, ओके। ये चीज़ दो इम्पॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ ले तो मार्क कर देना, ठीक है। अब ओवरऑल डेप्थ की बात करते हैं जब मैं डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि मैं डिज़ाइन तो नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ उसका ओवरव्यू दूंगा आपको, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप टिक कर पाएँ। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे, इनफैक्ट अब सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में बहुत मुश्किल से
WSM पूछा जाता है, बहुत बहुत रेयर होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली जो वेल स्टेब्लिश्ड वेल नोन फैक्ट्स हैं वो यहाँ लिख के दे रहा हूँ, तो इसको लिख लेना और याद कर लेना। सो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज मोर, इसका मतलब मोर कॉन्क्रीट यूज हो रहा है WSM में। ओवरऑल डेप्थ इज लेस, लेस कॉन्क्रीट यूज हो रहा है हमारे LSM में। जी हाँ, LSM में लेस कॉन्क्रीट यूज हो रहा है, WSM में मोर कॉन्क्रीट यूज हो रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब पलट जाएंगे, क्यों, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 था, यहाँ 3.33 था। ठीक है सर, अब यहाँ पलट गया ना 1.8 एंड 1.725। तो जो स्टील है, कम स्टील यूज होगा अब WSM में, यानी कि लेसर स्टील देन LSM। और जो ये मोर स्टील है ज़्यादा कहाँ यूज हो जाएगा, LSM में। यानी कि मैं कंपैरिजन वाइज बोल रहा हूँ कि WSM के कंपैरिजन में LSM में ज़्यादा स्टील होता है। ये यूँ कहूँ WSM जो है वो कम स्टील यूज़ करता है एज कम्पेयर टू LSM, ये बात एक ही है। अब हमारा जो स्टील का रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, AST/BD, यानी कि B इंटू डी क्या है, B उसकी विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई D। ठीक है, सो AST/BD इसको परसेंटेज वे में करते हैं, तो ये कम आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। इस बात को देख लेना, ये कई बार क्वेश्चंस में ही पूछ लिया गया है कि कॉन्क्रीट WSM में ज़्यादा, स्टील कम, और LSM में कॉन्क्रीट कम, स्टील ज़्यादा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है WSM और LSM का वो ये है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की थ्योरी से आया था, और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर क्रॉस सेक्शन हो तो स्ट्रेन इज लीनियर, स्ट्रेन तो लीनियर रहता ही है। तो स्ट्रेन लीनियर है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इस वजह से ये भी कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट यहाँ पे LSM में ऐसा नहीं है। LSM में हमारा कोड ने एक वेल स्टेब्लिश्ड कर्व बना के दिया हुआ है, और उसके साथ एक नोट भी लिख के दिया है, मैं आपको दोनों यही करवा रहा हूँ। उसने हमको कर्व बना के दिया कि स्ट्रेस जो है ऊपर तक 0.45 FC के रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट कौन सा है, 0.002 स्ट्रेन वाला। जब स्ट्रेन 0.002 हो जाएगी वहां से ये पैराबोलिक वेरिएशन शो करेगा। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, कैसे बीम के अंदर ये 0.42 XU आया, 0.36 FC के आ गया, ये सब मैं दिखाऊंगा। तो फॉर नाउ ये आप समझ लीजिए कि इसका स्ट्रेस वेरिएशन कैसा है LSM का, पहले रेक्टेंगुलर और फिर पैराबोला। रेक्टेंगुलर और वो कहाँ तक, 0.002 स्ट्रेन तक। अच्छा, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, वो नोट क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है। ओके, जो शेप है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, यानी कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मे अज्यूम टू बी रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, पैराबोला और एनी अदर शेप विच रिजल्ट्स इन prediction of strength in substantial agreement with the result of test as acceptable stress strain curve is given in figure 21। ये फिगर 21 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ये फिगर तो 22 है स्ट्रेस ब्लॉक का, फिगर 21 मैंने आपको ऊपर दिखाया था, वो वाला जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप है, जिसमें पहला पैराबोला चलता है और फिर स्ट्रेट हो जाता है, दैट इज फिगर 21। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा फिगर 21। सो ये बेसिकली स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से बेसिक को डिस्कवर करके, और डिस्कवर तो नहीं कहूँगा, बेसिक को मैंने कोई डिस्कवर नहीं किया, मैंने बेसिक को तोड़ दिया है छोटे छोटे पोर्शन में, जो आप कंफ्यूज ना हो, लेक्चर्स के अंदर ब्रेक करे जा रहा हूँ उनको, कि LSM डिज़ाइन स्टार्ट हो उससे पहले आप 2-3 लेक्चर आपके बेसिक के हो जाएंगे। आई थिंक ये मैंने सोचा था 3 लेक्चर हो ही गए हैं। तो अब इससे रिलेटेड 25 ईयर्स ऑफ गेट, ESA, SSC, JEE, इनके क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, कुछ मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे वो, और कईयों में तो डायरेक्ट जैसे कि क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, ऐसे यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइटेड दिखाया, सीधे सीधे ये पूछ लिया ऑप्शन में ये कौन सा है क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
तो मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि एज कंपेयर टू WSM LSM टेक्स कॉन्क्रीट टू, हमें पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी LSM में क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या ज़्यादा स्ट्रेस लेवल तक उसे ले जा सकते हैं, यानी कि LSM इज बेसिकली कैन टेक मोर स्ट्रेस लेवल। जब डिज़ाइन करोगे, जब डिज़ाइन कर रहे हो, आपने डिज़ाइन कर दिया, आपने कंजर्वेटिव डिज़ाइन किस में किया है, LSM में किया है। कंजर्वेटिव डिज़ाइन अगर LSM में किया है तो ज़्यादा लोड कौन झेल पाएगा, सर LSM झेल पाएगा। ज़्यादा लोड अगर LSM झेल पाएगा तो इसका मतलब उसमें हायर स्ट्रेस लेवल हुआ कि नहीं, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जो डिवाइड कर दिया, सेम लोड LSM और WSM में लगाओगे तो बताओ किस में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उस केस में WSM में ज़्यादा होगा। बट इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एज कंपेयर टू WSM LSM टेक्स कॉन्क्रीट टू लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, कॉन्क्रीट को जो फेलियर पॉइंट है वो उसको ऊपर ले गया, हायर स्ट्रेस लेवल पे ले गया। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें WSM के अजम्पशंस ही पूछ लिए गए, एंड तो मुझे लगा कि एटलीस्ट इसके अजम्पशंस 4 पॉइंट हैं, 4 लाइन है, वो डिस्कस हो जाए तो अच्छा लगता है। तो वैसे आइडिया तो आपको लग चुका है, और इसके बारे में अगर आपको अपने कोड में खोल के मार्क करना है, सो दैट इज़ मैंशनड इन IS 456-2000 NXB.1, NXB में B.1.3 पेज नंबर 80, वो आप खोल सके देख सकते हैं। तो मैंने उसको यहीं लिख दिया, बेटर होगा अपने हाथ से लिख लो यार। जिस तरीके से मैंने लेक्चर चलाया ना, जो चीज़ मैं हाईलाइट करता हूँ, मैं बोलता ज़रूर हूँ कोड में हाईलाइट कर लो, बट बेटर रहेगा कि आप लोग अपने हाथ से वो चीज़ लेक्चर में लिखते चलो, तो आपके पास एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बहुत बढ़िया नोट्स बनते चले जाएंगे। चलो अब देखते हैं, पहला क्या है, सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, यानी कि सेक्शन जो था पहले प्लेन था, आफ्टर भी बेंडिंग और बिफोर भी बेंडिंग। ये वाली चीज़ कहाँ से आई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आई है, याद है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेन वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस, यानी कि स्ट्रेन इज लीनियर। ये बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी है ना, ऐसे लिखते हैं ना, ये अच्छी अच्छी कोड में लिखी जाती हैं, समझ में बच्चों को यही आता है, स्ट्रेन इज लीनियर, तो मैंने स्ट्रेन लीनियर बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, इलास्टिक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेन लीनियर तो स्ट्रेस भी लीनियर हुआ कि नहीं हुआ, बात हुई ना। सिर्फ LSM के केस में हमने इस स्ट्रेस को हटा के रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, स्ट्रेन इज लीनियर, ये आपका WSM में वैलिड है, लोड फैक्टर मेथड में वैलिड है, लिमिट स्टेट मेथड में वैलिड है, और बार बार मैं दिखाऊंगा भी लिख के आपको, स्टील स्ट्रक्चर में वैलिड है, इवन ये प्री स्ट्रेस भी पढ़ेंगे तब भी वैलिड है। मतलब स्ट्रेन इज लीनियर, ये आपका यूनिवर्सल एक अजम्पशन है जो हर बार हर डिज़ाइन में आपको लेके चलना है। अब इसके बाद हम स्ट्रेसेस के साथ खेल सकते हैं, स्ट्रेस का वेरिएशन बदल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की बजाय उसको पैराबोला कर सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट। बट स्ट्रेन हमेशा लीनियर रहेगा। और ये जो स्ट्रेस का डायग्राम बनाया है ये किसके लिए, ओनली फॉर WSM। चलो अब आगे देखते हैं दूसरा अजम्पशन, दूसरा अजम्पशन, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील रीइंफोर्समेंट ओनली। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो एरिया ऑफ कंक्रीट जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, ये जैसे मैं शेड कर देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने कि कंक्रीट का बीम का क्रॉस सेक्शन बनाया, ये वाइट वाइट दिख रही है, रीइंफोर्समेंट है आपकी। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया है इसको नेग्लेक्ट कर दो आपकी कैलकुलेशन में, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है, टेंशन तो नीचे ही होता है, ये तो हमको याद है सर, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे कैलकुलेशन में। सो ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील एंड ऑल कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन लेगा, कंक्रीट। सारे के सारे जो कंक्रीट है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लेगा, स्टील केवल टेंशन लेगा। इसलिए अब मैं इसका बनाऊंगा टेंशन और वो कंप्रेशन वाला स्ट्रेस वाला ग्राफ, तो कैसे बनेगा, यहाँ देखो मैंने डॉट 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 बना दिया, मेरे कोई मतलब नहीं है, सीधे टेंशन जो ये लेवल था स्टील का आके मैंने यहाँ देखो T लिख दिया, और जो ऊपर है इस पूरे पोर्शन के लिए मैंने C लिख दिया, यानी कि कंप्रेसिव इसके लिए और टेंशन सिर्फ इस लाइन के लिए। आ गई बात समझ में। स्ट्रेन कैसा है, लीनियर है, देखो स्ट्रेन लीनियर ही बनाया हुआ है। स्ट्रेस कैसा हो गया WSM में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा बना दिया है। आ गई ना बात समझ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अंडर WSM इज स्ट्रेट लाइन, जो मैंने कई बात, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब बात करते हैं मॉडुलर रेशियो, ये भी एक अजम्पशन में डाला हुआ है,
और ये आपको याद ही कर लो तो बेटर रहेगा। बस एक फॉर्मूला यार, इसके ऊपर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। m इजिकल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। मैंने अभी आपको टेबल 81 दिखाई थी, जिसमें यहाँ कंप्रेसिबल लिखा था और यहाँ M20 लिखा था, फिर 7 लिखा हुआ था, है ना। अभी M30 था, फिर वो 10 लिखा हुआ था। वो क्या था? सिग्मा CBC ही था। आप कितना अलाउ करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन फ्लेक्सुरल। ओके, तो फ्लेक्सुरल के केस में अलाउ करने वाला स्ट्रेंथ को हम किस अपने कोड ने किस नाम से डिनोट किया? सिग्मा CBC से डिनोट किया। और मॉड्यूलर रेशियो एग्जैक्टली वही मॉड्यूलर रेशियो जो आपने पढ़ा था, ठीक है, रेशियो वाला वही। तो वो है बाय फॉर्मूला इट इज 280/3 सिग्मा CBC। आप तो ये याद रखो, बस इतना याद कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑल्दो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला पोर्शन है, ये आपको जब मैं अजम्पशन ऑफ बीम डिज़ाइन बताऊंगा उसके थ्रू क्लियर होगा। बट स्टिल आई थॉट कि ये जो तीसरा पॉइंट था ये इन्होंने पहले मेंशन कर दिया, तो मैंने सोचा यहीं ले लेते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज 0.0035 इन टेंशन। देखो पहली चीज़ तो टेंशन तो ले ही नहीं सकता है कॉन्क्रीट, तो स्ट्रेन इन टेंशन वो भी कंक्रीट के अंदर, तो भैया ज़ीरो है। ये 0.0035 जो होता है ये कंप्रेशन के लिए होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट एंड स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट में अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइड, पैराबोलिक और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी शेप दैट गिव सेम रिजल्ट ऑफ टेस्ट। बिल्कुल यही लाइन तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई थी। तो 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है। देख रहे हो कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका एक इनसाइट व्यू है। और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस जो है वो ये है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। LSM जो है उसमें हम बार बार 95% प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, है कि नहीं? या कौन 5% छोड़ देते हैं, या 5% कोई कवर नहीं करना, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी में ही चल रहा है। तो इसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाइड इन LSM इज, उसका ऑर्डर बता दो। 10 की पावर -2 है, -3 है, -4, -5। ये बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, बट एक बार आप कंसेप्ट समझ गए ना तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल से हमने कंसेप्ट को समझा है लोड और स्ट्रेंथ की फॉर्म में, करेक्ट? तो मैंने तुमसे कहा था एक है डिज़ाइन लोड और एक है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अच्छा, आपका फेलियर कब होगा? जब लोड में फेल कर जाए बट स्ट्रेंथ में पास कर जाए, तो भी मैं उसको फेलियर मानूंगा, ठीक है सर। अच्छा, लोड में पास कर जाए स्ट्रेंथ में फेल कर जाए तब भी फेलियर मानूंगा, और लोड में फेल कर जाए स्ट्रेंथ में ही फेल कर जाए तो भी मैं उसको फेलियर मानूंगा, करेक्ट सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो क्या हो जाएगी? अच्छा, फेल होने की प्रोबेबिलिटी लोड में कितनी है? सिर्फ 5% है, यानी कि 0.05। मैंने 0.05 लिख दिया। एंड लोड के साथ ही तो स्ट्रेंथ होता है, लोड एंड स्ट्रेंथ दोनों टुगेदर होके ही तो हमने देखा था। तो अभी तो इसमें मल्टीप्लाई लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी में, तो 0.05 इंटू पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95%, तो 0.95। आ गई बात समझ में? तो लोड के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 95%, मेकिंग इट 0.95, मल्टीप्लाई बाय फेल होने की स्ट्रेंथ की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 5%, 0.05। दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 5%, तो 0.05, 0.05। अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी तीनों को ऐड ही तो करूँगा, यही तो हमने मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा है, फिर 12th में भी पढ़ा है ना। और फिर वापस से हमें इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है, तो तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो आई गॉट दिस थिंग। अब साइंटिफिक जो नोटेशन होता है उसमें रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज़ 9.75 इंटू 10 की पावर -2, तो ऑर्डर कितना है? 10 की पावर -2 है, तो ऑप्शन इज ए। अब देखो तुम्हें किस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी। तुम्हें इस टाइप की प्रॉब्लम का मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब तुमसे उसने फेलियर पूछा, अब वो पासिंग का पूछ लेगा। पास कब करेगा? जब भाई दोनों पास हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज 0.95 इंटू 0.95। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको अप्रोच बनानी होगी। अब आप मैं बताता हूँ कि आपको परेशान कैसे करते हैं ये लोग। अभी तक हमने ये बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है सर 95% वाले कंसेप्ट पे चल रही है। उसने एक वाला अज्यूम कर लो
करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 50% वाले कंसेप्ट पे चल रही है, यानी कि 50% चांसेस हैं कि वो फेल करेगा, 50% चांसेस है वो पास करेगा। तब आप क्या करेंगे, तब यहाँ 50-50 के अकॉर्डिंग लिख देंगे, तो 0.5 इंटू 0.5 ऐसे फेलियर पास, या वो 60% को पासिंग बोल दे और 40% को फेलियर बोल दे, यानी करेक्टरिस्टिक जो है वो 60% को बना दे। तब आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है। ये होता है परेशान करने का तरीका, या कहूँ जिसे इनोवेटिव क्वेश्चन कहते हैं। ये सब आते कैसे, पुराने क्वेश्चंस को थोड़ा एडिट करके ही आते हैं। ओके, तो अब एक क्वेश्चन और है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। उसमें है द स्ट्रेस ब्लॉक यूज्ड इन LSM डिज़ाइन इज डन ऑन सिलेंडर अंडर स्ट्रेन। सिलेंडर तो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ब्रिटिश कोड फॉलो करते हैं और ब्रिटिश कोड का साफ है कि हमें क्यूब यूज़ करना है। इट इज़ इन द अमेरिकन स्टैंडर्ड जहाँ पे सिलेंडर्स फॉलो किए जाते हैं, मतलब सिलेंडर्स बनाए जाते हैं और उनसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है। इसका रीज़न जो इन्होंने दिया, तो ऑफ कोर्स सेशन गलत है तो रीज़न सही होगा, ऑप्शन जो भी होता है उसे आपसे देख सकते हैं, बट एक बार रीज़न पढ़ लेते हैं। इफ़ यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन इज़ नॉट अडॉप्टेड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड मैक्सिमम स्ट्रेस। अगर आप कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे तो ये कुछ एक्चुअल में ऐसा जाएगा, थोड़ा सा अपन तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसके बाद वाला जो ये गिरता हुआ ग्राफ है ना, ये अपने को नहीं मिल पाएगा अगर हमने कांस्टेंट या कोई यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन को फॉलो नहीं किया। तो ये बात आप लिख सकते हैं अलग से नोट करके। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन अब कर ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहीं बता देता हूँ। इंडिया का क्यूब है, अमेरिका का सिलेंडर है, और कंप्रेसिव टेस्ट इज डन इन सच अ वे दैट यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट इज मेंटेन्ड, मतलब हमारे क्यूब टेस्ट के अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं। इवन सिलेंडर टेस्ट में भी यही होता है अमेरिका में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, इसी के आसपास है, तो मैंने सोचा उसको क्वेश्चन की बजाय यही एक्सप्लेन कर देता है। वाई क्यूब स्ट्रेंथ इज मोर देन सिलेंडर। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड आपको बार बार मिलेगा, या कई बार ऐसा पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू हैज़ मोर स्ट्रेंथ, क्यूब है कि सिलेंडर। तो आपको लेना है क्यूब। क्यूब के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा आ रही है एज कंपेयर टू सिलेंडर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्यूब का ज़्यादा है सिलेंडर के। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? चलो, इन कंप्रेशन टेस्ट a tangential force is developed between the end surfaces of concrete specimen and adjacent steel platens of testing machine। देखो आप क्या करोगे, क्यूब बनाओगे, ये क्यूब बना दिया यहाँ दिख रहा है, और ये जो प्लेट है ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की प्लेट्स हैं, स्टील की जो प्लेट्स होती हैं इन्हें प्लेटन्स कहते हैं। एंड अब इसके ऊपर मशीन लोड लगाएगी, इसको कंप्रेस करेंगे तो जो कंक्रीट है वो थोड़ा थोड़ा साइड में बल्ज आउट करेगा, या यूँ कहूँ कि वो टेंसाइल स्ट्रेन आपको दिखाएगा इन लेटरल डायरेक्शन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन दिखाएगा इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, अब प्लेट और ये जो सरफेस है, प्लेट का जो सरफेस है और टॉप सरफेस क्यूब का है, उसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। उसी तरीके से बॉटम प्लेट और बॉटम सरफेस के नीचे क्या है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा। ओके, अब देखते हैं। These forces will cause the lateral expansion in concrete। बिल्कुल, अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा क्या होगा, एक्सपेंड करेगा साइड में, इवन यहाँ परपेंडिकुलर टू फेस भी है। The steel platens restrain the lateral expansion of concrete in the parts of specimen near its end। एंड पे क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से जो कॉर्नर्स हैं ये हुक हो जाएंगे थोड़े से प्लेट के साथ, और इनका एक्सपेंशन थोड़ा रुका सा हो जाएगा। इस वजह से कुछ चीज़ होती है, वो क्या है ये देखो। द डिग्री ऑफ रीस्ट्रेन एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एक्चुअली डेवलप्ड। कितना फ्रिक्शन है उसके ऊपर कितनी रीस्ट्रेंट हुई, फ्रिक्शन की वजह से हमें पता लग रहेगा कि भाई फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा रीस्ट्रेंट है, फ्रिक्शन कम है तो कम रीस्ट्रेंट है। विद फ्रिक्शन एक्टिंग, अब फ्रिक्शन लगा हुआ है, द एलिमेंट्स विद इन द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ शीयरिंग स्ट्रेस एज वेल एज कंप्रेशन। हमने लगाया था कंप्रेशन, अब क्या ये ऊपर वाला सरफेस लेटरल एक्सपेंशन इतना नहीं कर सकता है, और नीचे वाला सरफेस भी जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकते हैं कि जैसे ये फ्री वाले जो हैं बीच में एक्सपेंड हो रहे होंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से टॉप और बॉटम सरफेस में एक शियर स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो जाता है।
ओके और ये shear स्ट्रेस जब हम लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखेंगे, दिस shearing फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी टेंसाइल फोर्स। आपको यहाँ लगाना था, ये कंप्रेसिव फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और ये जो इसका टेंसाइल इफेक्ट है जिसके ऊपर से ब्रेक करने वाला था, ये जो हमारा शेयरिंग का इफेक्ट है, आप सब ब्रेक क्यों होगा जब यहाँ से क्रैक आ जाएगा, कैसे, ये टेंसाइल और ये टेंसाइल जा रहा है तो बीच में से ब्रेक होना था, बट ये इसके अपोजिट लगता है, इसको अपोज करता है, इसके टेंसाइल जो लेटरल एक्सपेंशन है उसको अपोज कर रहा है, तो इस वजह से ये ब्रेक थोड़ी देर बाद यानी कि लेट करता है एज कंपेयर टू जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो ये लेट करने की वजह से हमको हायर वैल्यूज मिल जाती हैं। ओके, सो इन हायर वैल्यूज का जो रीजन है वो है बेसिकली फ्रिक्शन जो सरफेसेस के बीच में है, प्लेट और क्यूब के बीच में, और इस पूरे जो फिनोमिना है इसे कहते हैं प्लेटन इफेक्ट। सो दिस प्लेटन इफेक्ट इज द रीजन फॉर हायर स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिलेंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है, तो प्लीज़ अच्छे से लिख लेना। अब यहाँ पे देखो, फॉर दिस रीजन द स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट क्यूब, अगर उसका हाइट बाय डेप्थ 1 है, स्पेसिमेन स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट क्यूब स्पेसिमेन गिव्स हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन सिलेंडर स्पेसिमेन, इसकी हाइट बाय डेप्थ रेशियो 1 ही है, दोनों का हाइट बाय डेप्थ 1 ही है, बट फिर भी सॉरी ये हाइट बाय डेप्थ नहीं है, सिलेंडर के लिए हाइट बाय डायामीटर है, and this is also you can say height divided by not depth, it's basically, let me clear it। तो अभी ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है, आपको हमेशा हाइट बाय डायामीटर की फॉर्म में मिलेगा। तो सिलेंडर जो बना रहा हूँ उसकी हाइट और उसका डायामीटर उनका रेशियो 1 है, और क्यूब में डायामीटर नहीं है तो हाइट बाय विड्थ जो है वो 1 हो गया, हाइट एंड दिस इज विड्थ बी, हाइट इज एच, तो ये भी 1 है। तो इस केस के अंदर क्यूब स्ट्रेंथ क्या होगी, क्यूब की स्ट्रेंथ अबाउट 1.5 टाइम्स द सिलेंडर स्ट्रेंथ होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपको ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार मिले हैं, कई बार कंफ्यूजिंग आंसर भी मिल जाएंगे आपको कोचिंग की उसके अंदर, बुक्स के अंदर, बट वॉट एवर आई एम शोइंग यू इन हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एच बाई डी रेशियो जैसे कि क्यूब का दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे क्रैक्स जो हैं यहाँ प्रोपोगेट कर रहे हैं सिर्फ एक पोर्शन रीजन में, जबकि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर एक काफ़ी हद तक सेंट्रल रीजन तक भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से पहले सिलेंडर क्रैक कर रहा है, प्लेटन इफेक्ट की वजह से क्यूब देर से क्रैक कर रहा है। चलिए, इस पार्ट में आप ज़रूर लिख लेना कि प्लेटन इफेक्ट की वजह से ही, या मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे लाइन खींच के, ड्यू टू प्लेटन्स इफेक्ट, या इसको फ्रिक्शन भी कई बार मिल जाए आपको, तो फ्रिक्शन भी लिख लेना। सिंपल भाषा में बोलूँ तो फ्रिक्शन भी कह सकते हो। तो दिस ड्यू टू प्लेटन इफेक्ट द स्ट्रेस, या ये कहूँ स्ट्रेंथ, नॉट स्ट्रेस, बेटर टू से स्ट्रेंथ, हैंग हो रहा है, 1 सेकेंड रुको, क्यूब इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ स्ट्रेस इन मटेरियल। अच्छा, सोचो ज़रा, मैंने एक बार भी आपको जो बुक्स में लिखा है उसमें ये नहीं बताया कि यार जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जैसे कि अभी आपको एक टेबल दिखाई थी, फॉर एग्जांपल
WSM है, वहाँ पे मैंने दिखाया था M30 लिखा था तो एक्सेप्टेबल 10 लिखा हुआ था, M20 लिखा था एक्सेप्टेबल 7 लिखा हुआ था, करेक्ट। बट LSM के केस में हमने क्या बोला, 95% प्रोबेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, बार बार LSM में बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। LSM इटसेल्फ इज ए प्रोबेबल मेथड, वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ना कि कोई डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। तो LSM में कोई भी एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं है स्ट्रेस की, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट की गई है। सो लिमिट स्टेट मेथड तो वन तो अपने आप में क्या हो गया, गलती हो गया। लिमिट स्टेट मेथड इज वन दैट इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट कोलैप्स, बिल्कुल सही बात है, कोलैप्स हमने देखा है। इन LSM एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड एट कोलैप्स डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम थ्योरेटिकल वैल्यूज, क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे बेस है। आ गई बात समझ है, देखो एक प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ पे इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया और कैसे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इसका सही आंसर क्या है, 2 and 3 आर करेक्ट। तो मैं एक चीज़ अब ऐड कर देता हूँ, आपको ये चीज़ पता लग गई है WSM और LSM की टेबल में कि डिटर्मिनिस्टिक कौन सा है और प्रोबेबिलिस्टिक कौन सा है। जो भी है 6th या 7th जो भी देख लेना, ये है डिटर्मिनिस्टिक मेथड, जबकि ये कैसा मेथड है, यह है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। ओके, नाउ अब उससे लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस ऑप्शन इज सी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, unequal top and bottom reinforcement in RCC section leads to creep deflection, shrinkage deflection, long term deflection, large deflection। देखो एक कंक्रीट ब्लॉक बनाओ, नीचे दी रीइंफोर्समेंट, ऊपर दी रीइंफोर्समेंट, इसे वैसे डबली रीइंफोर्स टाइप बीम कहेंगे। आप कहोगे सर आप जब डबली रीइंफोर्स पढ़ा तब पढ़ाना, बट यार अभी आप इसको बेसिक जितना आपने पढ़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर यहाँ पे श्रिंकेज होता है कंक्रीट का, सपोज कर अगर ऊपर आपने नहीं दी होती या छोटी डायामीटर की दे दी होती ऊपर और नीचे बड़ी, तो ज़्यादा बड़ा श्रिंकेज ऊपर देखने को मिलता है नीचे। तो ये है कि उस केस में अनइक्वल श्रिंकेज होता, क्योंकि यहाँ ऊपर छोटी वाली आपने डायामीटर की रीइंफोर्समेंट लगा दी या बड़ी लगा दी, या आपने दी ही नहीं, तो ऊपर कंक्रीट अपने आप से वो करता, श्रिंक होता। वेरस जो आयरन कह रहा हूँ सॉरी, स्टील जो ये बार्स हैं ये उसके श्रिंकेज को रोकेंगी। तो अगर एक जैसी होंगी एरिया में, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो श्रिंकेज कैसा रहेगा, पूरी बीम के क्रॉस सेक्शन में इवन रहेगा। तो अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी लीड्स टू श्रिंकेज रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऊपर अगर ज़्यादा श्रिंक कर रहा है नीचे नहीं कर रहा है, तो हमको एक ऐसी शेप नहीं मिल जाएगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, इक्वल टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड। ये लिख लेना आप, ये सिंपल अभी लॉजिक की बात की है, बट आगे चल के आप पढ़ेंगे कि यार ऊपर तो हम सबसे कम देते हैं और नीचे हम ज़्यादा रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो इसका मतलब हम श्रिंकेज को भी अपने डिज़ाइन में कंसिडर कर लेंगे। तभी तो सर्विसिबिलिटी की बात हुई है एलएसएम में, दैट्स व्हाई एलएसएम इज सो गुड। सो इट हैज़ बीन नाउ 1 आवर, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरी साइड से अबाउट एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पे पूरे हो जाएं। Before leaving, I request you guys to subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, please mention it in the comment section below. Till then, keep revising and keep sharing, keep loving, because humanity needs love now. So bye bye. God bless you all.